कहाँ पहुँच गया था रंभा और आशुतोष का वैवाहिक जीवन। आज सलोनी विदा हो गई। एयरपोर्ट से लौटकर रंभा दी ड्राइंग रूम में ही सोफे पर निढाल सी लेट गई। 1 महीने की गहमा गहमी भागम भाग के बाद आज घर बिल्कुल सूना सा लग रहा था। बेटी की विदाई से निकल रहे आंसुओं के सैलाब को रोकने में रंभा दी की पलकें नाकाम थी। मन था कि आंसुओं से भीग कर नर्म हुई उन यादों को कुढ़दे जा रहा था जिन्हें 25 साल पहले दफनाकर रंभा दी ने अपने सुखद वर्तमान का महल खड़ा किया था। मुंगेर के सबसे प्रतिष्ठित धनाढ्य मधुसूदन परिवार को भला कौन नहीं जानता था। घर के प्रमुख मधुसूदन शहर के ख्याति प्राप्त वकील थे। वृद्धावस्था में भी उनके यहाँ मुवक्किलों का ताना लगा रहता था। वे अब तक खानदानी इज्जत को सहेजे हुए थे, लेकिन उन्हीं के इकलौते रंभा के पिता शुभनाथ कुल की मर्यादा के साथ साथ धन दौलत को भी दारों में उड़ा रहे थे। उन्हें संभालने की तमाम कोशिश नाकाम हो चुकी थी। पिता ने किसी तरह वकालत की डिग्री भी दिलवा दी थी ताकि अपने साथ बैठा कर कुछ सिखा सके, लेकिन दिन रात नशे में धुत लड़खड़ाती आवाज वाले वकील को कौन पूछता। बहू भी समझदार नहीं थी। पति या बच्चों को संभालने के बजाय दिन रात अपने को कोसती। कलह करता ऐसे वातावरण में बच्चों को क्या संस्कार मिलेंगे या उनका क्या भविष्य होगा, यह दादाजी समझ रहे थे। पोते की तो नहीं, क्योंकि वह लड़का था। दादाजी को चिंता अपनी रूप सी चंचल पोती रंभा की थी। उसे वे गैर जिम्मेदार माता पिता के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी कारण मैट्रिक की परीक्षा देते ही मात्र 18 साल की उम्र में रंभा की शादी करवा दी। आशुतोष जी का पटना में फर्नीचर का एक बहुत बड़ा शोरूम था। अपने परिवार में वे अकेले लड़के थे। उनकी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। माँ का देहांत जब ये सब छोटे ही थे तब ही हो गया था। बच्चों की परवरिश उनकी बाल विधवा चाची ने की थी। चाची के बाद रंभा भी पटना आ गई। रिजल्ट निकलने के बाद उनका आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला पटना में ही हो गया। आशुतोष जी और रंभा ने उम्र के साथ साथ स्वभाव से भी काफ़ी अंतर था। जहाँ रंभा चंचल बातूनी और मौज मस्ती करने वाली थी, वहीं आशुतोष जी शांत और गंभीर स्वभाव के थे। वे पूरा दिन दुकान पर ही रहते। फिर रंभा दी को कोई शिकायत नहीं थी। नया बड़ा शहर, कॉलेज का खुला माहौल, नई नई सहेलियाँ, नई नई उमंग, नई नई तरंग। रंभा दी आज़ाद पक्षी की तरह मौज मस्ती में डूबी रहती थी। कोई रोकने टोकने वाला था नहीं। उनकी दिल चाची सास आई हुई थी, फिर भी उनकी उछलता कायम थी। एक रात करीब 9 बजे रंभा फिल्म देखकर लौटी। आशुतोष जी रात 11 बजे के बाद घर ही लौटे थे, लेकिन उस दिन समय पर रंभा दी के घर नहीं पहुंचने पर चाची ने घबरा कर उन्हें बुला लिया। वे बाहर बरामदे में ही चाची के साथ बैठे मिले। कहाँ से आ रही हो? उनकी आवाज़ में गुस्सा साफ छलक रहा था। क्लास थोड़ी देर से खत्म हुई। रंभा दी ने जवाब दिया, मैं 5 बजे कॉलेज गया था। कॉलेज तो बंद था। अपने एक झूठ को छिपाने के लिए रंभा दी ने दूसरी कहानी घड़ी। लौटते समय सीमा दी के यहाँ चली गई थी। सीमा दी आशुतोष जी के दोस्त की पत्नी थी, जो रंभा दी के कॉलेज में ही पढ़ती थी। आशुतोष जी गुस्से में हाथ से पकड़ा हुआ गिलास रंभा की तरफ जोर से फेंक कर चिल्लाए, कुछ तो शर्म करो। सीमा और अरुण अभी अभी यहाँ से गए हैं। घर में पूरा दिन चाची अकेली रहती है। कॉलेज जाने तक तो ठीक है, उसके बाद गुल छल्ले उड़ाती रहती हो। अपने घर के संस्कार दिखा रही हो। आशुतोष जी आपसे बाहर हो गए थे। उनका गुस्सा वजील भी था। शादी को 1 साल हो गया था। उन्होंने रंभा दी को किसी बात के लिए कभी नहीं टोका, लेकिन आज माँ तुल्य चाची के सामने उन्हें रंभा दी की आदतों के कारण शर्मिंदा होना पड़ा। रंभा दी का गुस्सा भी 7वें आसमान पर था। एक तो नादान उम्र, उस पर दूसरे के सामने बेइज्जती के कारण वे रात भर सुलगती रही। सुबह बिना किसी को बताए मायके आ गई। घर में किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। देखने समझने समझाने वाले दादाजी तो पोती की विदाई के 6 महीने बाद ही दुनिया से विदा हो गए थे।
आशुतोष जी ने ज़रूर फ़ोन करके उनके पहुंचने का समाचार जान लिया, फिर कभी फ़ोन नहीं किया। 3-4 दिन के बाद रंभा दी ने माँ से उन घटना का जिक्र किया, लेकिन माँ ने कहा उन्हें समझाने के बजाय और उकसाने लगी। क्या समझाते हैं, हाथ उठा दिया, केस ठोक देंगे, तब पता चलेगा। शायद अपने सुखद दाम्पत्य के कारण बेटी के प्रति भी वे क्रूर हो गई थी। उनकी ममता छोड़ने से बजाय तोड़ने का काम कर रही थी। रंभा दी अपनी विगत जिंदगी की कहानी अक्सर टुकड़ों टुकड़ों में बताती रहती। मुझे आज भी जब अपनी नादानियाँ याद आती हैं तो अपने से ज़्यादा माँ का क्रोध आता है। मेरे 5 अनमोल साल के कारण मुझसे छीन गए, लेकिन शायद मेरा कुछ भला ही होना था और वे फिर यादों में खो जाती। इंटर की परीक्षा करीब थी, वे अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं करना चाहती थी, इसलिए परीक्षा देने पटना से दूर एक मामा के यहाँ गई। वहाँ मामा के दानव से 2 बेटे अपनी तीखी निगाहों से अक्सर उनका पीछा करते रहते। उनकी नज़रें उनके शरीर का ऐसे मुआयना करती कि लगता वे वस्त्रविहीन हो गई हैं। एक रात अपनी कमर के पास किसी का स्पर्श पा करके घबरा कर बैठ गई। एक छाया को उन्होंने दौड़ते हुए बाहर जाते हुए देखा। उस दिन के बाद से वे दरवाज़ा बंद करके सोती। किसी तरह परीक्षा देकर वे वापस आ गई। माँ की अव्यवहारिक सलाह पर एक बार फिर वे अपनी मौसी की लड़की के यहाँ दिल्ली गई। उन्होंने सोचा था कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके बुटीक वगैरह खोल लेगी, लेकिन वहाँ जाने पर बहन को अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के लिए मुफ्त की आया मिल गई। वे अक्सर उन्हें रंभा दी के भरोसे छोड़कर पार्टियों में व्यस्त रहती। बच्चों के साथ रंभा को अच्छा तो लगता, लेकिन यहाँ आने का उनका एक मकसद था। एक दिन रंभा ने मौसी की लड़की के पति से पूछा, सुशांत जी, थोड़ा कोर्स वगैरह का पता करवाइए, ऐसे कब तक बैठी रहूँगी। बहन उस वक्त घर में नहीं थी। बहनोई मुस्कुराते हुए बोले, अरे आराम से रहिए न, यहाँ किसी चीज़ की कमी है क्या? किसी चीज़ की कमी हो तो हमसे कहिएगा, हम पूरी तरह कर देंगे। उनकी बातों के लिए एहसास से रंभा दी को घिन आने लगी कि उनके यहाँ पत्नी की बड़ी बहन को बहुत आदर की नज़रों से देखते हैं। उनके लिए ऐसी सोच फिर रंभा दी दृढ़ निश्चय करके वापस मायके आ गई। मायके की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिताजी का लीवर खराब हो गया था, उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। रंभा के बारे में सोचने की किसी को फुर्सत नहीं थी। रंभा ने अपने सारे गहने बेचकर पैसे बैंक में जमा करवाए और फिर बीए में दाखिला ले लिया। एमए करने के बाद रंभा की उस कॉलेज में नौकरी लग गई। 5 साल का समय बीत चुका था। पिताजी का देहांत हो गया था। भाई की पिता के रास्ते चल रहा था। घर न बिकने की नौबत आ गई थी। आमदनी का एकमात्र जरिया रंभा थी। अब भाई की नज़र रंभा की ससुराल की संपत्ति पर थी। वह रंभा पर दबाव डाल रहा था कि तलाक ले लो, अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। लेकिन अब तक की ज़िंदगी से रंभा ने जान लिया था कि तलाक के बाद उसे पैसे भले ही मिल जाए, लेकिन वह इज्जत, वह सम्मान, वह आधार नहीं मिल पाएगा जिस पर सिर टिका के वो आगे की ज़िंदगी बिता सके। आशुतोष जी के बारे में भी पता चलता रहता। वे अपना सारा ध्यान अपने व्यवसाय को बढ़ाने में लगाए हुए थे। उनकी ज़िंदगी में रंभा की जगह किसी ने भी नहीं भरी थी। भाई के तलाक के लिए बढ़ते तनाव से तंग आकर एक दिन बहुत हिम्मत करके रंभा ने उन्हें फ़ोन मिलाया। हेलो हेलो, कौन? आशुतोष जी। आवाज़ सुनकर रंभा की सांसों की गति बढ़ गई, लेकिन आवाज़ गुम हो गई। हेलो हेलो, उन्होंने फिर पूछा, कौन? रंभा, हाँ कैसे हैं? उनकी दबी सी आवाज़ निकली। 5 साल 8 महीने 25 दिन 20 घंटों के बाद आज कैसे याद किया? उनकी बातें रंभा के कानों में अमृत के समान घुलती जा रही थी। आप क्या चाहते हैं? रंभा ने प्रश्न किया। तुम क्या चाहती हो? उन्होंने पति प्रश्न किया। मैं तलाक नहीं चाहती तो लौट आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और सचमुच दूसरे दिन बिना किसी को बताए जैसे रंभा अपने घर लौट गई। फिर साहिल पैदा हुआ और फिर सलोनी। रंभा दी मुंगेर के जिस कॉलेज में इकोनॉमिक्स की विभागाध्यक्ष और सह प्रधानाचार्य थी, उसी कॉलेज में वे हिंदी की अध्यापिका भी थी। उम्र और स्वभाव के अंतर बावजूद हम दोनों की दोस्ती मशहूर थी। रंभा दी को पूरा कॉलेज हिटलर के नाम से जानता था।
आभूषण और श्रृंगारवीन कठोर चेहरा, भिचले हुए होठ, बड़ी बड़ी आंखों को ढकता सा चश्मा, बेहद रोबीला व्यक्ति था। जैसा व्यक्तित्व था वैसा ही आवाज़, बिना माइक के भी जब बोलती तो परिसर के दूसरे सिरे तक साफ सुनाई देता। लेकिन रंभा दी की सारी कठोरता कक्षा में पढ़ाते वक्त बाल सुलभ कोमलता में बदल जाता। अर्थशास्त्र जैसे जटिल विषय को भी वे अपने पढ़ाने की अद्भुत कला से सरल बना देती। कला सांख्य की लकड़ियों में शायद इसी कारण इकोनॉमिक्स लेने की होड़ लगी रहती थी। हर साल इस विषय को टॉपर हमारे कॉलेज के ही छात्र होते थे। मैं तब भी रंभा की विगत जीवन की तुलना वर्तमान में से करती तो हैरान हो जाती कि कितना प्यार तालमेल है उनके परिवार में। अगर रंभा दी किसी काम के लिए बस नज़र उठाकर आशुतोष जी की तरफ देखती तो वे उनकी बात समझकर जब तक नज़र घुमाते साहिल उसे करने को दौड़ता, तब तक तो सलोनी उस काम को कर चुकी होती। दोनों बच्चे रूप रंग में माँ बाप के गए थे। सलोनी थोड़ी सांवली थी लेकिन तीखे नैन नक्श और छैरी काया के कारण बहुत आकर्षक लगती थी। वह एमएससी की परीक्षा दे चुकी थी। साहिल एमए करके बेंगलुरु में एक अच्छी फर्म में मैनेजर के पद पर नियुक्त था। उसने एक सीधी लड़की को पसंद किया। माता पिता की मंजूरी उसे मिल चुकी थी, मगर वह सलोनी की शादी के बाद अपनी शादी करना चाहता था। लेकिन सलोनी शादी के नाम से भी विदक जाती। शायद अपनी माँ के शुरुआती वैवाहिक जीवन के कारण उसका शादी से मन उचट गया था। फिर एक दिन रंभा दी ने ही समझाया, बेटी शादी में कोई शर्त नहीं होती। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें तुम जितना बंधोगी उतना मुक्त होती जाओगी, जितना झुकोगी उतना ऊपर उठती जाओगी। शुरू में हम दोनों अपने अपने अहंग के कारण अड़े रहे तो खुशियाँ से हम दूर भी रहे। फिर जहाँ एक झुका दूसरे ने उसे थाम के उठा लिया, सिर माथे पर बैठा लिया। बस शादी की सफलता की यही कुंजी है। जहाँ अह की दीवार गिरी प्रेम का सोता फूट पड़ता है। धीरे धीरे सलोनी आश्वस्त हुई और आज 7 फेरे लेने को जा रही है। सुबह से रंभा दी का 4-5 बार फ़ोन आ चुका था। शुभ देख कर सलोनी तो पार्लर जाने को बिल्कुल तैयार थी। अरे शादी है, कोई वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं कि सलवार कमीज पहनी और स्टेज पर चढ़ गई। तू ही जरा जल्दी आकर उसका हल्का मेकअप कर दे। 5 बज गए थे। साहिल गेट के पास खड़ा होकर सजावट वाले को कुछ नहीं देख दे रहा था। जब से शादी तय हुई थी वह एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह घबरा दोनों के सारे काम संभाल रहा था। मुझे देखकर वह हंसता हुआ बोला, शुक्र है मौसी आप आ गई। माँ अंदर बेचैन हुई जा रही हैं। मैं हंसते हुए घर में दाखिल हुई। पूरा घर मेहमानों से भरा था। किसी रस्म की तैयारी चल रही थी। मुझे देखते ही रंभा दी तुरंत मेरे पास आ गई। मैं ठंडी सी उन्हें निहार रही थी। पीली बंदेज की साड़ी, पूरे हाथों में लाल चूड़ियाँ, पैरों में आल, कानों में झुमके, गले में लटकी चैन और मांग में सिंदूर। मैं तो उन्हें पहचान ही नहीं पाई। रंभा दी कहीं समधी तुम्हारे साथ ही फेरे ले के जिद न करे। बैठे तो छोड़ा। आशुतोष जी पीली धोती में मंडप में बैठे कुछ कर रहे थे। यह सुनकर ठंडा कर हंस पड़े। फिर रंभा दी की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, आज कहीं बेटी और बीबी दोनों को विदा न करना पड़ जाए। रंभा दी शर्म से लाल हो गई। मुझे खींचते हुए सलोनी के कमरे में ले गई। शाम कलेजे सलोनी सज धज कर तैयार हुई तो माँ बाप भाई सब उसे निहार निहार कर निहाल हो गए। रंभा दी ने उसे सीने से लगा लिया। मैंने सलोनी को चेतना, खबरदार जो एक भी आंसू टपकाया वरना मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सलोनी धीमे धीमे हंस दी लेकिन आंखों ने मोती बिखेरे ही दिए। रंभा दी ने होले से उसे अपने आंचल में समेट लिया। सहेज पर पूरे परिवार का गुप्त फोटो लिया जहां रखा था। रंभा दी के परिवार की 4 मनों में माला में आज दामाद के रूप में एक और मन का जुड़ गया था। उन लोगों को देखकर मुझे एक बार फिर रंभा दी की कही बात याद आ गई। कलेजे के सालाना जलसे में समाज में बढ़ रही तलाक की घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि प्रेम का धागा मत तोड़ो, अगर टूटे तो फिर से जोड़ो। आज उन्हें और उनके परिवार को देखकर यह बात सिद्ध भी हो गई। रंभा दी के प्रेम का धागा एक बार टूटने के बावजूद फिर जुड़ा और इनकी दृढ़ता जुड़ा की गांठ की बात तो दूर,
उसकी कोई निशानी भी शेष नहीं है। उनके सच्चे निष्पक्ष प्यार की उस आह में इतनी ऊर्जा थी कि जिसने सभी गांठों को पिघलाकर धागे और चिकना और सेंड कर दिया था। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आई नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम। दोस्तों, आजकल के दौर में 100 में से कम 90% ऐसे केस हो रहे हैं। तो प्लीज़ जो भी बहन अपने ससुराल से रूठ कर या तलाक लेने की उसमें हो, तो प्लीज़ एक बार दोनों आपस में मिल के एक बार फिर से अपने रिश्ते के धागे को जोड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।